रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय के पहले भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक बदलाव के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को और अंत में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं रासायनिक बदलाव को जानते हुए। कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। क्या होता है जब हम गर्मी के मौसम में दूध को खुला छोड़ देते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि दूध को गर्मियों के मौसम में खुला छोड़ने पे वो दही में बदल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोहे की वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पे एक पतली सी भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। इसके अलावा जब हम भोजन को पकाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें कई तरीके के बदलाव आते हैं। तो अगर हम इन तीनों बदलावों की बात करें जिन्हें हमने अभी देखा, तो हमें एक बात पता चलेगी कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल गई है। जैसा कि धातु की बात करें तो धातु में बाद में एक परत आ गई थी जो भूरे रंग की थी। दूध की बात करें तो वो दही में बदल गया था और भोजन में कई तरीके के बदलाव आने के बाद वो पक गया था। ये जितने भी बदलाव थे ये सभी रासायनिक बदलाव थे और ये हमें बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। वो किस तरह से? जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सवाल ये आता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ है क्या? तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ को बनाते हैं। जैसा कि हमने अभी इन तीनों परिस्थितियों में देखा था कि धातु जो था वो बदल गया था और भूरे रंग का हो गया था। जो दही थी वो दूध से बनी थी और जो हमारा भोजन था वो पक गया था। एक और उदाहरण देखें तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ तो हमें बता दिया गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, पर किसी क्रिया को देखकर हमें पता कैसे चलेगा कि वो रासायनिक है या नहीं है? ये पता करने के लिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उन सभी के कुछ संकेत होते हैं। चलिए जानते हैं कि वो संकेत क्या है जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक है या नहीं। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि तीन तरीके की अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो मान लीजिए कि कोई तत्व ठोस अवस्था में था और क्रिया के बाद वो द्रव अवस्था या फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अगर किसी तत्व के रंग में परिवर्तन होता है तो जिस कारण से वो परिवर्तन होगा हम कह सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है गैस का निकास या उत्सर्जन। अगर किसी कारणवश किसी तत्व से किसी गैस का निकास होना शुरू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है वो एक रासायनिक बदलाव है। और आखिरी में हम बात करेंगे तापमान में परिवर्तन की। अगर किसी तत्व के तापमान में परिवर्तन आता है तो जिस कारणवश वो परिवर्तन आया है वो भी एक रासायनिक बदलाव होगा। ये तो थी रासायनिक बदलाव की बात। अब मान लीजिए कि आपको इन बदलाव को लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो चलिए जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में।
उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला, जहां पर मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, जिससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इससे फायदा क्या होगा? अब हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब हम उसे बहुत छोटे में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, उससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने पूरी अभिक्रिया को बहुत ही संक्षेप में लिखा है। अब यहाँ पर हमने शब्दों का यूज किया है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इस तरीके की समीकरण को हम कहते हैं शब्द समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने बात करी रासायनिक बदलाव के बारे में, जहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन, या फिर लोहे के ऊपर जंग लगना, या फिर भोजन का पकना। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जहाँ पर हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है और एक भिन्न प्रकृति वाले तत्व का निर्माण होता है। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक समीकरण के बारे में, जहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम संतुलन की बात करेंगे कि एक रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। संतुलन के बारे में आपने पिछली वीडियो में भी जाना था। इस वीडियो में हम संतुलन के लिए एक और उदाहरण लेंगे ताकि संतुलन को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए उदाहरण लेते हैं लोहे की जल के साथ प्रतिक्रिया का। लोहा यानी कि फेरस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो चलिए हम इसी समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को नहीं बदल सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि इन बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की एक सूची बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाईं तरफ जो फेरस यानी कि लोहा है उसका एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। वहीं दाईं तरफ की बात करें तो फेरस के 3 अणु हैं, ऑक्सीजन के 4 अणु हैं और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि सुविधा के लिए हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इस समीकरण में सबसे ज्यादा अणु वाला यौगिक है कौन सा? अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, जो इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा है। तो हम सुविधा के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। समीकरण में देखें तो यहाँ सारणी में हम देखेंगे कि बाईं तरफ ऑक्सीजन का 1 अणु है, वहीं दाईं तरफ ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो बाईं तरफ वाले तत्व को अगर हम 4 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। इसके लिए हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे। जब हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, परंतु हाइड्रोजन पहले से 2 है, वो भी 4 से गुना होगा और इससे जो हाइड्रोजन है वो 2 की जगह 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब हमें संतुलित करना है फेरस को और हाइड्रोजन को, क्योंकि ये अभी भी संतुलित नहीं हुए हैं।
तो सबसे पहले चलिए हम फेरस को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बाईं तरफ फेरस का 1 अणु है और दाईं तरफ फेरस के 3 अणु हैं। तो अगर हम बाईं तरफ वाले फेरस को 3 से गुना कर दें तो वो संतुलित हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम जो बाईं तरफ वाले समीकरण है उसमें फेरस को 3 से गुना करेंगे। इससे जो नई सारणी बनेगी वहां पर फेरस और ऑक्सीजन दोनों ही संतुलित हो चुके हैं। अब हमें संतुलित करना है हाइड्रोजन को। जैसा कि आप देखेंगे बाईं तरफ हाइड्रोजन के 8 अणु हैं और दाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। तो दाईं तरफ वाले समीकरण को अगर हम 4 से गुना करें तो दाईं तरफ भी हाइड्रोजन के 8 अणु हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम दाईं तरफ वाले हाइड्रोजन को 4 से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि दाईं तरफ अब हाइड्रोजन के भी 8 अणु हो जाएंगे। अब अगर आप सारणी को ध्यान से देखें तो सारणी की दोबारा से जांच करने पे हम पाएंगे कि दोनों ही तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है अब ये संतुलित हो चुका है। तो हमारा जो संतुलित समीकरण है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। 3Fe प्लस में 4H2O, इससे हमें मिलता है Fe3O4 जो कि लोहे का ऑक्साइड है और 4H2O जो कि हाइड्रोजन गैस है। तो अब समीकरण तो संतुलित हो चुका है, परंतु अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको और अधिक सूचनापूर्ण बनाया जा सके। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो हमें और ज्यादा सूचना प्रदान करे? एक तरीका तो ये है कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसके अंदर हम अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को भी दर्शाएं। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई अभिकारक या फिर उत्पाद गैस की अवस्था में है तो उसके लिए हम अंग्रेजी के अल्फाबेट G का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर कोई तत्व द्रव अवस्था में है तो उसके लिए हम L का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई तत्व जलीय अवस्था में है तो उसके लिए हम EQ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जलीय अवस्था का मतलब है कि जो भी तत्व है वो जल में घुला हुआ है। उसके अलावा अगर कोई तत्व ठोस अवस्था में है तो उसके लिए S का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे ये आसानी से समझ आ जाए। उसी समीकरण को लेते हैं जिसे हमने अभी अभी संतुलित किया था। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो लोहा है वो ठोस अवस्था में होता है, तो उसके नाम के साथ में हम ब्रैकेट के अंदर S लिखेंगे, जल के साथ हम G लिखेंगे और लोहे का ऑक्साइड तो ठोस अवस्था में होता ही है तो उसके साथ भी S आएगा और हाइड्रोजन गैस तो गैस अवस्था में होती ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जल के साथ हमने G का इस्तेमाल किया है। इस G चिन्ह का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये दर्शाता है कि जो अभिक्रिया है उसमें जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भौतिक अवस्था दर्शाने से जो हमारा समीकरण है वो और ज्यादा सूचनापूर्ण बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो अभिक्रिया होती है उसमें परिस्थितियां होती हैं जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि। हम क्या करते हैं, हम इन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो एक यौगिक बनाती है CH3OH का। अब इस अभिक्रिया को होने के लिए 340 ATM का दाब चाहिए होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि समीकरण में इस बात को दर्शाएं तो हम क्या करेंगे कि जो तीर का निशान है हम उसके ऊपर या नीचे इस चीज को लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी कोई समीकरण को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया के लिए 340 ATM का दाब चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। ये हैं संयोजन, वियोजन जिसे हम अपघटन भी कहते हैं, विस्थापन, द्विस्थापन और उपचयन एवं अपचयन। इनके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे।
अभी जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले संतुलन का एक उदाहरण लिया और उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 5वां और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना था कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। अगर आपको याद हो तो उसमें जो 5वीं अभिक्रिया थी वो थी अपचयन एवं उपचयन। दरअसल रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अपचयन और उपचयन एक ही समय पर होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि बात थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रियाएं के 2 भाग होते हैं, एक होता है उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कॉपर मिलता है और उसके साथ साथ हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कॉपर की बात करें तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो ये अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये उपचयन हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें अपचयन की तो अपचयन की अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना। वहीं उपचयन की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस का वाटर में बदलना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं में दोनों अभिक्रिया एक ही समय पे होती है। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें मिलता है जिंक और कॉपर मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जिंक का अपचयन हुआ है। वहीं कार्बन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हम कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हुआ है। दूसरा उदाहरण है जहां पर MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया हुई है। वहां पर जो मैग्नीज है उसमें क्लोरीन जुड़ा है और ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो मैग्नीज का अपचयन हुआ है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही उपचयन हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कुछ दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया की। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो रेडॉक्स होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो आयरन में जंग लगना, या फिर आपने देखा होगा कि जब हम सेब को काट कर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है। ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। हम सांस लेने की बात करें या फिर पौधों का प्रकाश संश्लेषण, ये भी रेडॉक्स के ही उदाहरण है। अगर हम रेडॉक्स से जुड़े हुए उद्योगों की बात करें तो दवाइयां बनाने के लिए या फिर कई सारे उद्योगों में, यहाँ तक कि धातुकर्मीय क्षेत्रों में और कृषि में भी रेडॉक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं, पर इनसे कुछ हानियां भी होती हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जानते हैं उपचयन के कारण दैनिक जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है संक्षारण का। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब संक्षारण के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं जंग की। लोहे की वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संक्षारण तो सभी धातुओं का होता है, तो फिर लोहे के संक्षारण को इतना अलग नाम क्यों दिया गया है? इसका कारण ये है कि जो लोहे का संक्षारण होता है वो बाकी धातुओं के संक्षारण से थोड़ा अलग होता है। लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसकी एक पतली परत बन जाती है जो फिर बाद में लोहे से अलग हो जाती है। इससे होता क्या है कि नए लोहे की जो सतह होती है वो वापस ऊपर आ जाती है
और इससे उसका फिर से संचालन हो जाता है और इस कारण धीरे धीरे लोहा खत्म होने लग जाता है। दरअसल इससे बहुत परेशानियां होती हैं। संचालन के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग और जहाज तथा विशेषकर लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी क्षति होती है। लोहे का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। लोहे का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता है और हमारी जो मशीनें होती हैं वो भी लोहे से बनती हैं। अब जो जंग लगता है उनके कारण हमें हर साल इन लोहे को बदलना पड़ता है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए बहुत सारा पैसा हर वर्ष खर्च होता है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम इन्हें जंग से बचा किस तरीके से सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला है सतहों पे पाउडर की कोटिंग। अब इससे क्या होता है कि जो लोहे की सतह है वो वातावरण से अलग हो जाती है, क्योंकि बीच में पाउडर की एक कोटिंग आ जाती है और इससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता। दूसरा तरीका है धातु की सतहों पर तेल लगाना। इससे भी यही होता है, जो धातु है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और संचालन नहीं हो पाता। तीसरा तरीका है गैल्वेनीकरण का। लोहे या स्टील की वस्तुओं पर जस्ता यानी कि जिंक की एक सुरक्षात्मक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इससे भी यही होता है कि जो हमारा लोहा या स्टील है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और उसमें जंग नहीं लगती। अब दूसरा प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है विकृत गंधिता। भोजन का खराब होना या फिर उसका उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाना कुछ समय बाद खराब हो जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी के साथ साथ उपचयन के कारण जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी आ जाती है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भोजन को उपचयन से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हमें मालूम हैं, जैसा कि सबसे पहला है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन होने से रोकता है। दूसरा तरीका है वायुरोधक बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखना। वायुरोधक होने के कारण जो ये वस्तुएं होती हैं वो खाद्य सामग्री को वातावरण से दूर रखती हैं। अब जब जो खाद्य सामग्री है वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता तो उन खाद्य पदार्थ के जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनका उपचयन नहीं हो पाता। चलने के लिए नहीं हो पाता। तीसरा तरीका है गैल्वेनीकरण का। लोहे या स्टील की वस्तुओं पर जस्ता यानी कि जिंक की एक सुरक्षात्मक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इससे भी यही होता है कि जो हमारा लोहा या स्टील है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और उसमें जंग नहीं लगती। अब दूसरा प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है विकृत गंधिता। भोजन का खराब होना या फिर उसका उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाना कुछ समय बाद खराब हो जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी के साथ साथ उपचयन के कारण जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी आ जाती है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भोजन को उपचयन से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हमें मालूम हैं, जैसा कि सबसे पहला है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन होने से रोकता है। दूसरा तरीका है वायुरोधक बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखना। वायुरोधक होने के कारण जो ये वस्तुएं होती हैं वो खाद्य सामग्री को वातावरण से दूर रखती हैं। अब जब जो खाद्य सामग्री है वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता तो उन खाद्य पदार्थ के जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनका उपचयन नहीं हो पाता। हम ये जानते हैं कि उपचयन ऑक्सीजन के कारण होता है, तो अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें
तो भी खाद्य सामग्री को उपचयन से बचाया जा सकता है, जैसा कि चिप्स के पैकेट में किया जाता है। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर सिर्फ नाइट्रोजन रख देते हैं। जो खाद्य सामग्री है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती और खराब नहीं होती। तो ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने इस वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में जाना और ये जाना कि वो हमारे दैनिक जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय के हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं? तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर किस तरीके से लिखना है। कंकाली समीकरण असंतुलित होते हैं। हमें द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के कारण रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, कंकाली समीकरण संतुलित नहीं होते और संतुलित ना होने के कारण वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करते और ऐसा तो हो नहीं सकता कि नियम गलत है और इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना होता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान का नियम क्या है वो बता देना सही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है और यही कारण है कि ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानो। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है, इसे ध्यान से देखिए। क्या लगता है ये कौन सी अभिक्रिया है? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ताप मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ताप जिन अभिक्रियाओं में मिलता है वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। परंतु एक बात पर ध्यान दीजिए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदला है तो पहला तो 4 हाइड्रोजन इससे निकले हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम यानी कि अणु इसमें जुड़ गए हैं। तो ये उपचयन का भी उदाहरण बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये उपचयन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जरा सोचिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 अभिकारक थे और दोनों से मिलके सिर्फ एक उत्पाद बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है, जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट मिलता है और साथ में कॉपर का धातु मिलता है। जरा सोचिए कि ये अभिक्रिया कौन सी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिंक ने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लोहे की कील के कॉपर सल्फेट में डुबोने पर खोल का रंग क्यों बदल जाता है? जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रखें तो जो हमारे पास खोल है वो कुछ हरे रंग का बन जाता है। ऐसा होता है क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो हमारा उत्तर भी इसी से शुरू होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया होती है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करता है और FeSO4 के हल्के हरे रंग के घोल को बनाता है और भूरे रंग की कॉपर नीचे जम जाती है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षारण क्या होता है? इसके उत्तर में हम सबसे पहले संक्षारण का अर्थ बताएंगे। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। लोहे की वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, लोहे के संक्षारण को अलग से जंग का नाम दिया है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमने वीडियो में जाना था। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। अब यहाँ पर हम संक्षारण का उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि तांबे पर हरी परत और चांदी पर काली परत का चढ़ना जंग का उदाहरण है या फिर संक्षारण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता क्या है? यहाँ भी सबसे पहले हम विकृत गंधिता को परिभाषित करेंगे। भोजन का खराब होना जिससे कि यह उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाए, विकृत गंधिता कहलाती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। उपचयन के कारण भोजन के पोषक तत्वों में भी कमी आती है। यहाँ तक तो परिभाषा हुई कि विकृत गंधिता की परिभाषा क्या थी और उसके कारण परेशानियां क्या आती हैं। इसके बाद हमें ये भी बताना होगा कि विकृत गंधिता से भोजन को बचाया कैसे जा सकता है। प्रतिऑक्सीकारक, तैलीय तथा वायु युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थों का उपयोग कर विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। तो ये कुछ उदाहरण थे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इन तरीके के प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा।